जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 5 सितंबर 2024 के विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो हमने क्वेश्चन दिए थे 4 सितंबर से, उसके आंसर्स हैं BBA। आज के ये हमारे क्वेश्चंस रहेंगे और ये मेंस का क्वेश्चन रहेगा। इसको आपको अगर अटेम्प्ट करना है तो आंसर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, उसकी चैट में। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एवेलेबल भी कर दूंगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रह पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ हमारी इंडिया ब्रूने दारुसलाम के रिलेशन के ऊपर। ये PYQ से इंटरनेशनल रिलेशन के पार्ट से ये आता है। ऑलरेडी UPSC हर साल किसी न किसी देश के साथ हमारा रिलेशनशिप जैसे हैं वो पूछता है, या फिर कोई रीजन के साथ पूछता है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। चलिए देखते हैं क्या है। तो इंडिया ब्रूने दारुसलाम के रिलेशन को हमने इनहेंस पार्टनरशिप का नाम दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ये पहली स्टेट विजिट थी, बायलैटरल विजिट थी। हमारे और ब्रूने दारुसलाम के रिलेशनशिप डिप्लोमेटिक रिलेशन 1984 में साइन हो गए थे। ओके, इस विजिट से फ़ायदा क्या हो रहा है? तो हम दोनों ने एक्नॉलेज किया है डिफेंस कॉपरेशन को की ज़रूरत है, जैसे कि जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, फिर पॉलिसी लाएंगे डेवलपमेंट की रेदर देन एक्सपेंशनिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया। देखो, ये डायरेक्टली काउंटर करता है चाइना को, क्योंकि चाइना का क्या मकसद है, वो डेट ट्रैप पॉलिसी का यूज़ करता है। डेट ट्रैप पॉलिसी में क्या है कि आपको डेट दिया जाएगा और इतना सारा दिया जाएगा कि आप चुका ना पाओ, मतलब कोई देश चुका ना पाए। और जब ये चुका नहीं पाएगा तो उसके बदले चाइना ले लेता है उसकी ज़मीन। यही है डेट ट्रैप पॉलिसी, ठीक है। मतलब उधार इतना दो कि वो चुका ना पाए, उसके बदले उसकी ज़मीन हथिया लो। इसके बदले हम क्या कर रहे हैं कि ये जो एक्सपेंशनिज्म है उसका काउंटर कर रहे हैं हम डेवलपमेंट से। हमारे एग्रीमेंट में हमने ये बढ़ चढ़ के बात बोली है, तो ये दिखाता है कि ये काउंटर चाइना की मूव है। फिर हम अग्री किए हैं मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर। फिर कॉपरेशन बढ़ाना, हमें टेलीमेट्री ट्रैकिंग, टेलीकमांड स्टेशन के ऊपर लेवरेज करना है, रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ एक दूसरे की, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग। अभी इसमें टेलीमेट्री क्या होता है भाई? तो भाई कोई रिमोट एरिया से कोई सेंट्रलाइज एरिया में डेटा ट्रांसफ़र हो तो उसी को हम टेलीमेट्री बोलते हैं। इसके अंदर हम डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसको मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं, एट्सेट्रा, ठीक है, नॉर्मल। सिग्निफिकेंस क्या है? ये सब जनरल बातें थी। क्या फ़ायदा हो रहा है ब्रूने दारुसलाम से इंडिया को? तो हमारी जो एक्ट ईस्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके अंदर ये वन ऑफ द मेन पिलर का कर सकता है। फिर इंडो पैसिफिक विजन जो हमारा है उसके अंदर भी ये मेन काम कर सकता है, बिकॉज ब्रूने इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ आसियान। फिर इंडियन डायस्पोरा अप्रॉक्सीमेटली 14,000 जितने ब्रूने में रहते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में भी फ़ायदा है, क्योंकि हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्ट हम करते हैं ब्रूने से। ऑल्सो जो इंडिया लेड इनिशिएटिव है ग्लोबल साउथ समिट, उसमें भी ब्रूने हमेशा पार्टिसिपेट करता है और हमारा सपोर्ट करता है। ग्रेट। जनरली देखो, आपको कोई भी क्वेश्चन लिखना है, कोई रिलेशन लिखना है ना, तो आप उस क्वेश्चन को तोड़ दीजिए पेस्टल में। पेस्टल मतलब क्या होता है? P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, अगेन E फॉर एनवायरमेंटल यूज़ कर सकते हो आप, या फिर I यूज़ कर सकते हो इंटरनेशनली हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, एंड लास्ट L फॉर लीगल, ठीक है। तो आप इस कोड में तोड़ दोगे, कोई भी क्वेश्चन हो उसके आंसर को पेस्टल में, पेस्टल, तो आपको लिखने में ईजीनेस रहेगी कि आपको अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो इधर से आप सेट कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपको और जोड़ना है तो आप क्या जोड़ सकते हैं कि सोशली हम बोल रहे हैं, इसमें आप साइंटिफिक जोड़ दीजिए, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, कैसे भी उल्टा सुल्टा आप कर लीजिए, चलेगा। फिर कल्चर को जोड़ दीजिए, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। ओके, फाइन है, बट अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। आज का क्वेश्चन भी मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि रिलेट कर पाऊँ। ओके, अभी हम देख लेते हैं ब्रूने की लोकेशन। वो इधर से नहीं देखेंगे, हम हमेशा जिस पेज से देखते हैं वहीं से देखेंगे। ये रहा, देखिए हमारा फ़ोटो, और इसमें ये रहा हमारा ब्रूने। इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं आज। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन और है हमारे पास। तो देखो, ये जो कंट्रीज़ है उसको हमने याद करने की ट्रिक बनाई हुई है, जो म्यांमार, लाओस, ये पूरी की पूरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है उसकी। तो म्यांमार से हम शुरू करते हैं, तो म्यांमार फॉर M होगा, फिर लाओस का L, फिर वियतनाम का V, MLV। इन दोनों के बीच में जो गैप पड़ रहा है वहाँ पे होगा TNC, यानी कि थाईलैंड एंड कंबोडिया। यहाँ से रेट करते जाइएगा बाजू में से। फिर उसके भी नीचे आते हो आप, थाईलैंड के नीचे आते हो तो आपको मिलेगा मलेशिया। मलेशिया देखो आइलैंड कंट्रीज़ है, मलेशिया यहाँ से शुरू होता है, ये भी मलेशिया का हिस्सा है, ये भी मलेशिया का हिस्सा है। ओके,
फिर उसके भी नीचे जाते हो तो लास्ट में हमें एक छोटा सा, देखो ये आइलैंड वाला, मतलब आइलैंड एकदम टिप पे मिलता है, वो है सिंगापुर। और उसके भी नीचे अगेन आइलैंड कंट्री है इंडोनेशिया। ठीक है, देख लीजिए ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी बहुत सारा आइलैंड में डिवाइडेड है, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी। ओके, और इसी के मलेशिया के अंदर आता है ब्रूने, जो कि हमारे पढ़ने में आज है। ओके, ब्रूने के ऊपर फिलीपींस, फिर ताइवान एसेट्रा। ओके, जनरल हमने देख लिया। अभी मेन चीज़ है इसकी, तो देखो मलेशिया और सिंगापुर को जो अलग करता है उस स्ट्रेट का नाम क्या है, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मैंने ये कल क्वेश्चन में पूछा था। फिर सुमात्रा और जावा को करता है वो सुंदा स्ट्रेट, और जो बाली के यहाँ पे लॉम्बॉक है, लॉम्बॉक और बाली को करता है वो है लॉम्बॉक स्ट्रेट। ओके ओके, फिर यहाँ पे जो सुलावेसी और बोर्नियो को करेगा वो मकासर स्ट्रेट, यहाँ पे बीच में है जावा सी, और इंडोनेशिया को आर पार करता है इक्वेटर। यहाँ पे एक्स्ट्रा में हमें मिल जाएगा ये साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी के जो फिलीपींस और मलेशिया वाला हिस्सा है वहाँ पे सुलू सी। ओके, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड भी है। ये देखो हर एक फ़ोटो आप जो भी जिधर से भी पढ़ रहे हो, कोई एक फ़ोटो चूज़ करना है, उसी को बार बार देखना है ताकि वो आपको आ जाए। ठीक है, ये आपको आ जाएगा MLV TC और T के नीचे MSI। ओके, डन करते हैं, ये आप हमारा मैप हो गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं। देखो कोई भी न्यूज़ पढ़ो तो हॉलिस्टिकली पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप बोर हो रहे हो तो मुझे बताना, मैं कट कर लूँगा। हॉलिस्टिकली हम नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा कट करके पढ़ लेंगे। चलिए, फिर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी आदित्य L1 के ऊपर। पिछले साल हमने मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया था जनवरी के आसपास, जो कि सन के हेलो ऑर्बिट में घुस गया था, मतलब एंटर कर गया था। ओके, L1 के ऊपर बातचीत देख लेते हैं। देखो L1 में L1 का मतलब क्या है, सबसे पहले वही देख लेते हैं, राइट। तो देखिए ये फ़ोटो, इससे फ़ोटो से आपको समझ में आ जाएगा। ये देख ले सन है, फिर ये सन है, यहाँ पे है हमारी अर्थ, और ये मून है। अभी जो स्पेस है वहाँ पे दोनों बाजू हल्के हल्के अलग अलग एक पॉइंट में दिए हुए हैं। ये रहे देखो L1, L2, L3, L4 एंड L5। ओके, ये L1, L4 ये पॉइंट क्या है, देखो कोई भी दो सरफेस है, वहाँ पे कोई दो ऑब्जेक्ट है, कोई दो ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट का एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है, उसका एक ग्रेविटी होता है। समझ लीजिए ए की ग्रेविटी भी 50 है और बी की ग्रेविटी भी 50 है, तो मैं बीच में कोई चीज़ डाल देता हूँ और दोनों खींच रहे हैं अपने बाजू में, तो ये चीज़ कहाँ पे जाएगी, कहीं पे भी नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों 50 से खींच रहे हैं, दोनों का ग्रेविटेशनल पुल है वो सेम है, तो वो चीज़ जो है वो भी एक ही जगह पे रहेगी यार, किसी भी बाजू खींची नहीं जाएगी। दैट्स इट। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पुल सेम है तो जो चीज़ हो बीच में पड़ी हुई है वो स्टेशनरी लगेगी, एक ही जगह पे लगेगी। हालांकि उसको दोनों की बाजू से पुल लग रहा है बट वो हिलेगी नहीं। दैट्स इट। स्पेस में भी यही हो रहा है। ये जो L पॉइंट है उसको हम लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं, लैग्रेंज। ये ऐसे पॉइंट है जहाँ पे सन का ग्रेविटेशनल पुल एज वेल एज अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल सेम हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप किसी भी इस L पॉइंट के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को रख देते हो तो आपको स्टेशनरी लगते हैं और दोनों की दोनों खींच रहे हैं, इसलिए इसकी जगह भी नहीं बदलती है यूजुअली। ओके, दैट्स इट। जो हमारा आदित्य L1 है वो हमने L1 पॉइंट के ऊपर रखा था, इसीलिए उसका नाम L1 रखा गया है। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट 1 पे था इसीलिए। दैट्स इट। ओके, चलिए वापस हम न्यूज़ में चलते हैं। L1 का आपको मतलब पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है लैग्रेंज पॉइंट। तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज masses like sun and earth precisely equals the centripetal force required to small object to move with them. ओके, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आप रखते हो टेंड टू रिमेन स्टेशनरी, क्योंकि दोनों बाजू हिल नहीं रहा है। ठीक है, 5 लैग्रेंज पॉइंट है हमारे, 1 2 3 जो है वो अनस्टेबल है और जो 4 5 है वो स्टेबल है। और इजी लैंग्वेज में मैं अगर समझा दूँ तो समझ लीजिए आप सी शो के अंदर बैठे हुए, ठीक हो। सी शो ऐसा होता है ना, इधर बैठोगे तो इधर झुकेगा, इधर बैठोगे इधर झुकेगा। ओके, अब एकदम अगर सेंटर में बैठ जाओगे तो किसी भी बाजू नहीं झुकेगा, राइट। दोनों बाजू क्योंकि फोर्स सेम है। दैट्स इट। स्पेस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट का पुल जो है, फोर्स जो है वो एकदम सेम है। दैट्स इट। ओके, अभी L1 का मतलब समझ लिया। अभी देखते हैं हम PSLV का मतलब। ये मतलब लॉन्च किससे हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था PSLV से, तो उसको देख लेते हैं। तो भाई PSLV का मतलब क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अरे ये यहाँ पे उल्टा लिखा है यार,
ये है PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखो ये क्या करता है कि कोई भी हमें सैटेलाइट स्पेस में भेजनी है तो किसी ना किसी रॉकेट के थ्रू भेजनी पड़ेगी ना। देखो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे होती है हमारी सैटेलाइट ऊपर के एरिया में। बाकी एरिया, बाकी जो होता है वो रॉकेट होता है। आपने रॉकेट देखा ही है, राइट? ऐसे कुछ डिज़ाइन बनी हुई होती है रॉकेट की। और हर एक रॉकेट के अंदर ना स्टेजेस होते हैं, जैसे कि PSLV को समझ लीजिए। ये PSLV 1 2 3, हाँ, PSLV जो है वो 4 स्टेज व्हीकल है। 4 स्टेज मतलब पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा और चौथा। इस स्टेजेस का मतलब क्या है, तो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता जाएगा ना, वैसे ही जो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब फर्स्ट स्टेज जैसे है तो वो टूट जाएगा, फिर और ऊपर गया तो फिर नीचे वाला टूट जाएगा, ताकि रॉकेट हल्का होता रहे, ठीक है। वो टूट के फिर नीचे ही गिर जाएगा, दैट्स इट। अभी जो ये 4 स्टेज व्हीकल है, ये 4 में स्टेज में से जो पहला स्टेज है वो सॉलिड है, दूसरा स्टेज है वो लिक्विड है, तीसरा स्टेज है वो अगेन सॉलिड है, और चौथा स्टेज अगेन लिक्विड है, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड लिक्विड, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ओके, सबसे नीचे हमेशा ना सॉलिड होता है। सॉलिड किस लिए? ताकि इनिशियली रॉकेट को सबसे ज़्यादा पावर चाहिए, और कोई भी मटेरियल है वो सबसे ज़्यादा कंबाइंड किस में रहता है, कंबाइन मतलब सबसे इकट्ठा तो सॉलिड में रहता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फ्यूल हमें चाहिए होता है, तो हम सबसे नीचे सॉलिड रखते हैं। ओके, आप इतना समझ गए, ठीक है। PSLV से हमने लॉन्च किया है, जो कि 4th स्टेज व्हीकल है। दूसरे भी व्हीकल होते हैं, जैसे कि होता है GSLV। GSLV जो है वो 3 स्टेज व्हीकल है। इसमें नीचे होता है सॉलिड, फिर होता है लिक्विड, और लास्ट में होता है क्रायोजेनिक, जो उसको आप गैशियस भी बोल सकते हो, क्रायोजेनिक। ओके, फिर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी होता है SSLV। इसके अंदर सारे के सारे स्टेज होते हैं वो सॉलिड के होते हैं। दैट्स इट, इतना काफ़ी है आपके लिए। ओके, अभी न्यूज़ पे फोकस करते हैं। हमने 2 चीज़ नहीं सीख ली है, एक लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है और एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है। डन। आदित्य L1 के ऊपर बात कर लेते हैं। ये क्या क्या स्टडी करेगा, तो कोरोनल हीटिंग जो हो रही है उसको स्टडी करेगा। कोरोनल मतलब जो सन होता है, सन की जो बाउंड्री होती है उसको कोरोना बोलता है, तो कोरोनल हीटिंग को स्टडी करेगा। सोलर विंड को स्टडी करेगा। फिर कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी करेगा, सोलर फ्लेयर्स एसेट्रा। कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स, ये सब क्या है, तो सन से हमेशा बहुत सारी बार एक विंड्स निकलते होते हैं, ठीक है, रेडिएशन निकलता होता है, बड़े बड़े आग के गोले निकलते होते हैं। इसी को हम बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोना मतलब सन की जो बाउंड्री है वो कोरोना, और उस कोरोना से जो भी इजेक्शन हो रहा है वो कोरोनल मास इजेक्शन। और जो फ्लेयर्स मतलब आग के गोले निकल रहे, बड़ी बड़ी आग आग की लपटें निकल रही हैं, वो सब। फिर सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर, एनिसोट्रॉफी। ओके, ये कहाँ पे प्लेस है, तो L1 के ऊपर प्लेस है। ये L1 के ऊपर प्लेस होने से क्या फ़ायदा रहेगा, तो हमें कंटिन्यूस सन दिखता रहेगा विदाउट एनी ऑक्यूलेशन, एक्लिप्स, और फ्यूल कंजप्शन की हमारा कम हो जाएगा। ये मेन मोटिव तो वही है ना। इसके अंदर 7 पेलोड हमने भरे गए हैं। 3 जो है वो पेलोड कैरी करते हैं इन situ स्टडीज़, और बाकी के ऑन situ। ओके, 5 साल तक इसका लाइफ स्पैन है, और ये कैप्चर करेगा सन की इमेजेस टू पेलोड सूट एंड VELS। फर्स्ट हेलो ऑर्बिट इन जुलाई एंटर मार गया था ये। उसको ऑर्बिट करने के लिए 178 डेज जितना टाइम लगा था। ओके, रिवॉल्यूशन में नॉर्मल बातें हैं सब की सब। अदर सोलर मिशन की क्या क्या है, तो जापान का भाई 1980s में हिनोतोरी मिशन था। फिर पार्कर सोलर प्रॉब US का 2018 में, और आखिरी में सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सोहो मिशन, वो है नासा और ईसा का, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेरिका की नासा, उनका। ओके, बहुत ही अच्छे से हमने आर्टिकल देखा है। पसंद आया हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है, राजस्थान कैबिनेट अप्रूव्स द 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पुलिस फोर्स। ओके, ऑलरेडी देखो बहुत सारी जगह पे, जैसे बिहार, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र में वुमेन को कोटा दे ही रखा है पुलिस फोर्स के अंदर। अराउंड 33% के आसपास ये है ऑलरेडी। राजस्थान ने भी अभी अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई दे दीजिए। अभी की सिचुएशन देख लेते हैं। एज़ पर इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 22, सबसे ज़्यादा पुलिस, वुमेन पुलिस कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ के में है 22%, और सबसे लीस्ट है जम्मू कश्मीर में 3.3%। इसको आपको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी। नीड क्या क्या है वुमेन की, सबसे पहले लीगल मैंडेट है। अगर पॉस्को के एक्ट के कोई भी क्राइम आया है तो उधर मैंडेटरी है कि उसका इन्वेस्टिगेशन, उसका रिकॉर्ड सब पुलिस ऑफिसर, फीमेल पुलिस ऑफिसर ही करेगी।
तो ये तो ज़रूरी है ना फीमेल का होना। पॉस्को क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। हम प्रॉपर वर्ड देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ओके, फिर अरेस्ट भाई आप करना चाहते हैं किसी वुमेन को या फिर कोई सर्च करना चाहते हैं तो वो भी सिर्फ वुमेन के द्वारा हो सकता है। ये सब हम मूवी में भी हमें ये सब पता चल जाता है। फिर बेटर रिपोर्टिंग फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, कोई सी वुमेन के अगेंस्ट क्राइम हुआ है तो डेफिनेटली वुमन टू वुमन टॉक हो सकती है, और अच्छी टॉक हो तो वो बेटर तरीके से बता सकते हैं। और फिर इम्प्रूव कर सकते हो आप कम्युनिटी रिलेशन भी पुलिस के साथ, क्योंकि वी टेंड टू सी दैट वुमन आर मोर सॉफ्टर देन मेल and she tend to use less force than male, so we'll feel quite safe towards the woman if she is police officer. challenges क्या क्या है भाई, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? तो सबसे पहले तो स्टीरियोटाइप है भाई कि वुमेन अनफिट होती है, वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाएगी, लड़ नहीं पाएगी सिचुएशन में। फिर पॉलिसी गैप भी है, हमने कोई ऐसी कोई खास पॉलिसी तो बना के नहीं रखी है ना कि रिजर्वेशन मिलेगा एक्सेट्रा कुछ। और इम्प्लीमेंटेशन गैप भी है। देखिए बिहार ने 35% जितना रिजर्वेशन दिया है, बट एक्चुअली वहाँ पे 17.5% भी गैप फिलफिल नहीं हो रहा है, मतलब हाफ भी नहीं हो रहा है फुलफिल। इसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी ऐसा तो है नहीं भाई बिहार में लड़कियाँ पढ़ती नहीं, बिल्कुल पढ़ रही हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन इतना हो ही नहीं रहा है। चलिए आगे हमने इनिशिएटिव क्या क्या ले रहा है। तो भाई हमने सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बता दिया है कि भाई हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एटलीस्ट एक पुलिस थाना ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे सिर्फ वुमन है। फिर 33% वुमन हमने बता ही दिया रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। फिर क्रैच एंड डे केयर सेंटर्स भी हमने बनाए, अगर कोई वुमेन है जिनका कोई बेबी है उनके लिए है स्पेशल। और कोई भी फीमेल कैंडिडेट है उसको हमने एग्जम्प्ट किया है कि आपको कोई पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है, फीस भरने की ज़रूरत नहीं है, इनिशियल स्टेज में जो भरना पड़ता है उसको। डन। नॉर्मल आर्टिकल था, इसी के ऊपर आपका मेंस का क्वेश्चन भी है, देख लीजिएगा, ये आपको अटेम्प्ट करना है। ओके चलिए आगे देखते हैं हमारे। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मीटी ने लॉन्च किया है विश्वशिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। सबसे पहले तो ब्लॉकचेन क्या होता है, देखो नाम को तो आप तोड़ दीजिए, ब्लॉक और चेन। समझ लीजिए आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, ABCD है आपकी, समझ लीजिए आपका नाम है, नाम, इस नाम को आप स्टोर करना चाहते हो कहीं पे, तो वो पूरा का पूरा आप कहीं पे स्टोर कर सकते हो कि ये रहा मेरा नाम और मैंने ये स्टोर कर दिया। अभी कोई साइबर अटैक होता है तो इजीली वो अगर इसके अंदर घुस जाए तो आपका नाम उसे पता चल जाएगा, ठीक है। नाम को आप बहुत कुछ समझना है, सिर्फ नाम मत समझना, आपका डेटा होगा उधर, बैंकिंग डिटेल होगी या कुछ भी हो सकता है। पर अगर आप इसी नाम को ऐसा करो कि आपने मेरा नाम जैसे युवराज है, आपने Y इधर स्टोर कर दिया एक ब्लॉक के अंदर, दूसरा मैंने V स्टोर कर दिया इस ब्लॉक के अंदर, फिर J स्टोर कर दिया इस ब्लॉक के अंदर, ऐसे अलग अलग मैंने पूरा का पूरा स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब ये सारे के सारे अलग अलग ब्लॉक के अंदर स्टोर हैं और सारे के सारे एक चेन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी समझ लीजिए अगर साइबर अटैकर इसको अटैक कर लेता है और ये क्रैक कर लेता है तो उसे सिर्फ वाई मिलेगा, दैट्स इट, उसे पता ही नहीं चलेगा कि दूसरा ब्लॉक कहाँ पे है। तो बस ऐसे ही कुछ काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कि जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी वो अलग अलग ब्लॉक में स्टोर हुई होगी और यही एक ब्लॉक एक चेन के साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। दैट्स इट। और यहाँ ये भाई एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है, फिजिकली नहीं हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी में हो रहा है, सॉफ्टवेयर में हो रहा है। आपका जो भी डेटा है वो क्लाउड में स्टोर हो रहा है, जैसे गूगल का हमारा डेटा होता है ना कि कहीं पे स्टोर हो रहा है उनकी ऑफिसेज में, फिजिकली नहीं क्लाउड में स्टोर हो रहा है। ये अलग अलग ब्लॉक्स में डेटा होता है कि आपका ऊपर साइबर अटैक बहुत ही कम हो जाता है इसके चांसेस, और डेटा लीक भी बहुत कम हो जाता है, इसीलिए ब्लॉकचेन इज़ वेरी सिक्योर टेक्नोलॉजी। ओके देख लीजिए क्या बोला है, तो ब्लॉकचेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बता दिया वही है। शेयर्ड इरिवर्सिबल लेजर टू फैसिलिटेट प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग एसेट अक्रॉस द बिजनेस नेटवर्क, वही चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो जिसके अंदर अलग अलग ब्लॉक्स में एक डेटा स्टोर किया जाता है, दैट इज़ ब्लॉकचेन। ओके, गूगल डॉक्यूमेंट भी इसका एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हमने अभी जो ये विश्वास ये मॉडल बना है ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। ओके यार आप इसको फिजिकल मत समझ लेना, मैंने बताया ब्लॉक में, इन शॉर्ट ये सॉफ्टवेयर है, अलग अलग ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि जहाँ पे अलग अलग डेटा स्टोर हो रहा है अलग अलग जगह पे, ताकि कोई आपका डेटा चुरा ही ना पाए। हाँ अभी आपको कैसे पता चलेगा, आप जब भी अपना पासवर्ड वासवर्ड कुछ भी डालोगे ना
तो सारा का सारा डेटा आपको चेन के साथ ही जुड़ा हुआ है, तुरंत आपको मिल जाएगा। दैट्स इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा भाई, ये विश्वास हमारा जो है वो ब्लॉकचेन एज अ सर्विस के ऊपर काम कर रहा है। ऑलरेडी यूपीएससी ने 2022 में सास के ऊपर पूछ लिया है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अभी है ब्लॉकचेन एज अ सर्विस। ये क्या है, तो भाई एक बड़ा सा हम ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे जो कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, फिर लोगों को उधार दे देंगे कि भाई आपको अगर यूज़ करना है तो ले लो, इसको यूज़ कर लेना, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। तो वही हो गया कि ब्लॉकचेन एज अ सर्विस हम इसको यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो बास इज अ थर्ड पार्टी क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट फॉर कंपनीज बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग ब्लॉकचेन, ठीक है। नॉर्मली इट इज़ जो है बास विश्वासिया, इट इज़ इट इज़ पार्ट ऑफ ब्रॉडर नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क which is under national strategy on blockchain. India is also working on a blockchain technology जिसका ये पार्ट है नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन ब्लॉकचेन। ओके, दैट्स इट। और कुछ खास काम का नहीं है। इससे हम क्या एड्रेस इस चैलेंज को एड्रेस कर देंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी सबके पास नहीं है वो मिल जाएगा, स्मार्ट कॉन्टैक्ट डेवलपर्स हो जाएंगे हमारे। ओके, इसका दूसरा क्या क्या फीचर्स है, तो भाई रैपिड आपका डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, सिक्योर भी होगा, ऑडिट भी अच्छे से हो सकता है, फिर ऑडिट की गाइडलाइंस बेस्ट प्रैक्टिसेस है, डिस्ट्रीब्यूट होता है जियोग्राफिकली अलग अलग डेटा आपका, जैसे कि इसके डेटा सेंटर से हैदराबाद, पुणे, भुवनेश्वर में ऑगमेंट कर पाओगे आप, डॉक्यूमेंट कर पाओगे कोई भी आपके डेटा को ईजिली। और ये भी ईजी होता है, प्रोटोटाइप ईजी होता है, रिसर्च एंड लर्निंग सब ईजी रहता है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। मेटी ने ऑल्सो क्या हैंडल किया है, तो NBF लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, सेम टू सेम बट ये लाइट वेट, थोड़ा सा ईजी, उससे कम पावरफुल। फिर प्रामाणिक लॉन्च किया है, ये भी ब्लॉकचेन इनेबल सॉल्यूशन है जो भी वेरीफाई करता है ओरिजिन ऑफ मोबाइल ऐप, ये कहाँ से निकला है, तो इससे क्या पता चल जाता है कि कोई भी ऐप डुप्लीकेट है या नहीं, ऐसा कुछ। फिर नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल। ओके, आगे देखते हैं, ठीक है। आपको पसंद समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ना आया हो तो मुझे डेफिनेटली यार कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलो ये बता दीजिए, ब्लॉकचेन के ऊपर ना एक बहुत ही फेमस करेंसी काम करती है, बहुत सारी डिजिटल करेंसी होती है, वैसे बहुत फेमस करेंसी है, उसका नाम मुझे बता दीजिए अगर आपको पता है तो। चलिए, सेंटर त्रिपुरा और जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनके बीच में एग्रीमेंट साइन हो गया है। सबसे पहले तो इंसर्जेंट ग्रुप क्या है, ये ऐसे ग्रुप हैं जो कि गवर्नमेंट के सामने लड़ाई कर रहे हैं, पब्लिक को भी थोड़ा सा दिक्कत दे देते हैं, बट ठीक है, इनका मेन मोटिव होता है गवर्नमेंट के सामने लड़ाई करना और उनकी डिमांड्स मनवाना, दैट्स इट, इसीलिए इसको इंसर्जेंट ग्रुप बोलते हैं। ओके, अभी अभी गवर्नमेंट के बीच में सेंटर और त्रिपुरा गवर्नमेंट और जो त्रिपुरा बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप थे, जैसे कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ कि ये सब यार आप छोड़ दो, हम थोड़ा सा आगे आते हैं, थोड़ा सा आप आगे आ जाओ। हाइलाइट्स क्या क्या है एग्रीमेंट की, कि भाई ये जो पाथ ऑफ वायलेंस है ये छोड़ देंगे, और दूसरा इनके लिए हम स्पेशल पैकेज लेके आएंगे 250 करोड़ के आसपास, जिससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ट्राइबल पॉपुलेशन का डेवलपमेंट हो सके, दैट्स इट। रीज़न क्या क्या है, ऐसा क्यों हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में, हम अक्सर देखते रहते हैं। सबसे पहले तो हिस्टोरिकल नेग्लिजेंस है, जब से ब्रिटिश था, ब्रिटिशर्स ने भी भाई जो नॉर्थ ईस्ट बाजू थी वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, एज वेल एज जो हमारी गवर्नमेंट्स भी आई, उन्होंने भी जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया है वहाँ पे इतना फोकस नहीं किया कि भाई वहाँ पे भी डेवलपमेंट करना चाहिए। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे अगर हम लोग भी देखते हैं ना, तो उनको हमारे बहुत सारे लोग बोलते होते कि ये चाइनीज़ है, इवन व्हेन दे आर इंडियन। तो भाई हिस्टोरिकल नेग्लिजेंस तो रहा है, हालांकि अभी हम काम कर रहे हैं आगे। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूसली लैक की है, वहाँ ना आपको बहुत ही कम मात्रा में बड़ी बड़ी IITs दिख जाएंगी, या फिर बहुत ही कम मात्रा में बड़ी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स बहुत कम है वहाँ पे। तो ये भाई अपॉर्चुनिटी कम मिल जाती है एजुकेशन की। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में अगर एजुकेशन कम है तो सेम आपका एम्प्लॉयमेंट भी कम मिलेगा आपको, बड़ी कंपनियां भी वहाँ पे कम आएगी। तो ये पूरा इंटरकनेक्टेड रहता है। फिर यूज़ ऑफ फोर्स, अभी देखो कोई भी दिक्कत हुई ना तो गवर्नमेंट ने ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, एप्सपा हमने लगा दिया। एप्सपा क्या होता है, एप्सपा मतलब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसके अंदर जो आर्म फोर्सेस हमारे मिलिट्री है उनको स्पेशल पावर मिल जाती है कि आपको अगर लगता है कि हाँ कोई बंदा संदेह वाला है कि ये हो सकता है टेररिस्ट वेरिस्ट, तो आप उसको उड़ा दो। अगर ऐसी पावर आप आर्मी को दोगे तो डेफिनेटली चांसेस है ना कि वो गलती करेंगे। तो यस, वो करते भी हैं, शायद हो भी जाती है यार। तो ऐसा हम ज़्यादा फोर्स का यूज़ करेंगे, कोई ऑलरेडी पिछड़ा हुआ है
उसके ऊपर डेवलपमेंट ना करके आप ऐसा फोर्स यूज़ कर रहे हो तो और बातें बिगड़ जाती है। और आखिरी है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल हेल्प। हाँ, जो बाहर के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो भी इनको हेल्प करते हैं कि हाँ भाई आप करो करो, आप गवर्नमेंट के सामने आप अपनी लड़ाई जारी रखो, उड़ा दो गवर्नमेंट को। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, सारे के सारे हमारे अच्छे पड़ोसी हैं और सब इनको हेल्प करते रहते हैं। तो हमने ये कारण देख लिए कि इंसर्जेंसी क्यों बढ़ रही है। ठीक है, एक तो हिस्टोरिकल नेग्लिजेंस है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी पहले से कम रही है, हमने फोर्स का इस्तेमाल किया है न कि डेवलपमेंट का, और साथ ही साथ बाहर से भी इनको हेल्प मिल रही है। ओके, इनिशिएटिव क्या क्या लिए? गवर्नमेंट को भी ये सब पता चलता है ना, अगर हमें पता चलता है तो। सबसे पहले तो हमने एग्रीमेंट साइन कर लिए ये सारी की सारी ऐसी जो भी इंसर्जेंट ग्रुप है उसके साथ कि आप अब से बंद कर दो, हम कब से काम करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड जो भी एरिया है एप्सपा के अंदर उसको हम हटाते जा रहे हैं, रिड्यूस करते जा रहे हैं। हमने त्रिपुरा से एप्सपा हटा लिया 2015 के अंदर ही। फिर सीज फायर और सस्पेंशन कर रहे हैं एग्रीमेंट यूज़ करते हुए कि भाई लड़ाई बंद कर देंगे। और इंटर स्टेट बाउंड्री एग्रीमेंट भी बनाते जा रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली हमने मेघालय और असम के साथ बना दिया था, ताकि क्या बाउंड्री डिस्प्यूट ना हो कि भाई ये तेरी बाउंड्री ये मेरी बाउंड्री, ऐसा कुछ ना हो। ओके, डन। हाँ, इतना ही था। और हाँ, PYQ तो ऑलरेडी ऐसे PYQ पूछे जाते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का पार्ट है एप्सपा। मेनली क्या है, ये पार्ट होता है इंटरनल सिक्योरिटी का, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। आप कायदे से इंटरनल सिक्योरिटी करो या फिर करंट अफेयर से करो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, आखिरी है फाइनेंशियलाइजेशन। हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, उन्होंने ही कंसर्न रेज किया है कि जो इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है इससे दिक्कत आ सकती है, आप थोड़ा सा सावधान रहें। तो भाई सबसे पहले फाइनेंशियलाइजेशन क्या होता है? समझ लीजिए कोई भी बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं और या फिर कोई बड़े बड़े इलाइट्स हैं, उनको कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी बन रही ना, उसके अंदर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, उनका ग्रेटर इन्फ्लुएंस है, तो इट इज़ फाइनेंशियलाइजेशन। समझ लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है, कि हम पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, पूरी इंडिया की पॉलिसी बना रहे, इकोनॉमिक पॉलिसी, और उसमें हम ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, या फिर फाइनेंस उधार देने के ऊपर, लैंडिंग के ऊपर। तो वो दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियलाइजेशन चल रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी फाइनेंस वाली चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना अदर देन इकोनॉमिक पॉलिसी को। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है जो फ़ायदा उठा रहा है, ये पूरा का पूरा मार्केट है, फाइनेंस मार्केट, जो कि ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, मतलब इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसी मेकिंग में कि इसके ऊपर ज़्यादा दान दे रहे हो आप, इस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा दान दे रहे हो। अभी ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? आप सोचिए कि हर एक इंसान, हर दूसरा इंसान स्टॉक मार्केट के अंदर जुड़ा हुआ है, हर दूसरा इंसान चाहता है कि वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर ले। तो यही दिखाता है कि इंडिया के अंदर फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, और कुछ बदले ना बदले लोगों को इसके अंदर इंटरेस्ट आता जा रहा है। जैसे कि इसको देखो, इट्स डिस्क्राइब एज मूविंग इन्वेस्टमेंट अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल फिजिकल असेट्स लाइक रियल एस्टेट और गोल्ड टू फाइनेंशियल असेट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। हम देख ही रहे हैं ना कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, पहले हम करते थे कि ज़मीन ले लो। ओके फाइन, आप पता चल गया फाइनेंशियलाइजेशन क्या है। ठीक है, इन शॉर्ट, पॉलिसी मेकिंग में फाइनेंस को ज़्यादा इन्फ्लुएंस देना, दैट्स इट। क्यों ऐसा हो रहा है? तो सबसे पहले तो मिडिल क्लास की डिस्पोजेबल इनकम, यूज़ करने की इनकम बढ़ गई है, इन्फ्लेशन भी थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है, हायर साइड पे थोड़ा सा है, और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी ला रही है, इंस्ट्रूमेंट, कि आप और इन्वेस्ट कर पाओ। इवन RBI ने भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करने के लिए आपका मैकेनिज्म ला दिया है। गवर्नमेंट टैक्सेशन लेके आ रही है, बट उसको भी थोड़ा सा ईजी कर रही है कि फाइलिंग आपका। फिर डिजिटाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है कि हर दूसरे बंदे के पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल से इन्वेस्ट कर ले, तो ईजी है। ओके, आगे देखते हैं। ऐसा सब हो रहा है तो दिक्कत क्या है हमें? व्हाट इज़ कंसर्न्स? ठीक है, कंसर्न क्या है हमारे? सबसे पहला तो भाई इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। फाइनेंस के अंदर सबसे ज़्यादा कौन आएगा? तो ज़्यादा जो पैसे वाला होगा। इवन बोला भी जाता है जितनी भी फाइनेंशियल इनकम हो रही है ना, ये फाइनेंशियल इनकम में टॉप 1% में जो पीपल आते हैं वही भाई ज़्यादातर कमाते लेके जाते हैं, उन्हीं के पास इक्विटी है। फिर ये फंक्शन को डिस्टॉर्ट करता है इंडियन इकोनॉमी का, जो नॉर्मली चल रहा है उसको। जैसे कि अभी ऐसा होगा कि स्टॉक मार्केट अगर एकदम से समझ लीजिए गिर गया तो इंडियन इकोनॉमी गिर जाएगी। तो मूवमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट प्राइमरी डिटरमाइंस फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, राइट? क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर समझ लीजिए एकदम से मंदी है ना, तो लोग समझेंगे कि हाँ भाई पूरे इकोनॉमी में मंदी है, और वो कुछ काम करेंगे नहीं। इससे इनडायरेक्ट हमारे पास स्लो डाउन आ सकता है, रिसेशन आ सकता है। तो स्टॉक मार्केट कैन डिटरमाइन इकोनॉमी। बाकी होता क्या है एक्चुअली, इकोनॉमी डिटरमाइन स्टॉक मार्केट, बट अभी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट कैन डिटरमाइन इकोनॉमी,
राइजिंग हाउस होल्ड डेट, यस ये भी हो रहा है। रियल वेजेस जो भी हैं हमारे, उसमें तो हमें ज़्यादा कोई फ़र्क देखने को मिल नहीं रहा है। बट हाँ, उसी के साथ ये ना होने के बावजूद भी लोग लोन ले लेके खर्चा अपना ज़रूर बढ़ा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड्स देख लीजिए। एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं पॉलिसी के ऊपर कि अभी गवर्नमेंट इसमें पॉलिसी क्या बनाएगी, ठीक है, कि भाई लैंडिंग को आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, हाई रिस्क टेकिंग चांसेस लेने पड़ेंगे, वर्कर का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। ओके ओके, ऐसा कुछ होता है ना, तभी इकोनॉमी में दिक्कत देखने को मिलती है। जैसे कि एशियन क्राइसिस 1998 के पास भी हमें देखने को मिला था। इन शॉर्ट देखो, ये तो बहुत ही अलग है, इसके साथ कनेक्ट मत करना। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या हो रहा था कि जो करेंसी की वैल्यू थी, यूजुअली एक एग्जांपल लेता हूँ, थाईलैंड है। थाईलैंड में बाहट चलता है, बाहट उनकी करेंसी है, BAHT उनकी वैल्यू। और बाकी भी एशियन कंट्रीज़ की जो करेंसी की वैल्यूज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी डॉलर के कंपैरिजन में। तो बहुत सारे इन्वेस्टर भी उधर आ रहे थे, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बहुत बढ़ रही थी, रियल एस्टेट भी ग्रो कर रहा था। इन सब के चलते ये जो भी ग्रो हो रहा था ना, वो आर्टिफिशियली हो रहा था। ना ही गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी अच्छी थी और ना ही इतना गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही थी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, पब्लिक भी इतना अवेयर नहीं है, तो एक टाइम पे ये गिरेगी ही गिरेगी मार्केट। यस, और वो मार्केट गिरे, और उसी को हम बोले एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। उसमें फिर हुआ क्या, तो जितने भी इन्वेस्टर ने पैसा डाला हुआ था सबका पैसा डूबा, और जो एशियन कंट्रीज़ थी उनको भी पूरा का पूरा क्राइसिस का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रॉपर रेगुलेशन नहीं था। सोसाइटी डेवलप्ड हुई नहीं थी उतनी जितना उस पर बबल आ रहा था, जितनी मार्केट ऊपर जा रही थी। किसी भी जगह ऐसा होता है ना कि मार्केट में दम इतना है नहीं, फिर भी मार्केट ऊपर जा रही है, तो डेफिनेटली गिरेगी ही गिरेगी, वेदर इट इज़ इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट। यूएस में भी ऐसा हो चुका है। यूएस में वो था 2008 में सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस, ठीक है, उसको हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, शॉर्ट न्यूज़ है अभी हमारी। पहला है हमारा, ये स्पाइडर की स्पीशीज़ है, फायरेनेसी डिसिपिन्स। नाम यार आप खुद प्रोनाउंस कर लेना, समझ में नहीं आ रहा है मुझे भी क्या प्रोनाउंस करें इसको। इन शॉर्ट भाई ये स्पाइडर स्पीशीज़ है, और इसका जो शेप होता है ना, वो बर्ड के पूप जैसा होता है, दैट्स इट। और सेम ये स्मेल भी उसी के जैसा करता है, बस उतना ही था। देख लीजिए, स्पाइडर जीनस रिसेंबल्स टू ब्लड ऑफ बर्ड ड्रॉपिंग, इवन स्मेल्स लाइक फीकस एंड यूरिन। दैट्स इट। बर्ड का जो पूप होता है उसके जैसा ये दिखता है, दैट्स इट। कहाँ पे जनरली में मिलता है, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, और उसके जैसे स्मेल भी करता होता है ये बर्ड के पूप जैसा। ओके, फिर है क्वांटम ग्रेविटी। देखो, हम कोई भी वर्ड क्वांटम यूज़ करते हैं ना, क्वांटम का मतलब होता है एकदम माइक्रो लेवल पे हम काम कर रहे हैं, एटम लेवल पे काम कर रहे हैं। और ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी एकदम मोर बड़ा सा जनरल फिनोमिनन है। तो ये जो जनरल ग्रेविटी है वो क्वांटम लेवल पे, मतलब एकदम टाइनी लेवल पे कैसे काम करती है, उसको आइडेंटिफाई, मतलब उसको हम हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्वांटम ग्रेविटी, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, द quantum gravity is a field of theoretical physics that seeks to describe the gravity according to principle of quantum mechanics। quantum mechanics मतलब टाइनी पे पार्ट कर रहा है वो, और ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी जो बड़ी जनरल ग्रेविटी है। तो बस ग्रेविटी को टाइनी पार्टिकल के ऊपर कैसे ये काम करता है, कितना ग्रेविटी लगता है, कैसे लगता है, क्या फ़र्क पड़ता है, वो सब देखने का काम है, ठीक है। अभी इसमें और भी चीज़ है हल्की सी। अभी जो क्वांटम ग्रेविटी, उसमें हम कुछ छोटा मोटा ब्रेक थ्रू मिला है, उसमें हम बोलते हैं कि भाई जो अनसर्टेनिटी है वो इंड्यूस कर रही है फ्रॉम द नॉइज ऑफ ग्रेविटेंस। मतलब ये जो ग्रेविटी है, इन शॉर्ट क्वांटम ग्रेविटी काम कर रही थी, उसमें हमें कुछ अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, जो मतलब जैसा होना चाहिए वैसे से कुछ अलग हो रहा है। और हम बोल रहा है ये जो अलग हो रहा है, मतलब कुछ नया हो रहा है, वो रहा है ग्रेविटॉन्स की वजह से। अभी ग्रेविटॉन्स क्या है, तो ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है नहीं, बट हमने मान लिया कि ये कुछ एग्जिस्ट करता है, मतलब कुछ ऐसा है, उसको हमने नाम दिया ग्रेविटॉन, कि इसके जैसा कुछ है, हमें पता नहीं है क्या है, बट कुछ तो है जो कि भाई इसको इन्फ्लुएंस करा है। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो भी होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, दैट्स इट। तो ये हाइपोथेटिकल है, एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं है, बट हमने माना है कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, और उसको नाम दे दिया कि इसका नाम ग्रेविटॉन रखो, कि कुछ भी अगर हाइप चेंजेस होते हैं ऐसे, तो मान लेंगे कि ये ग्रेविटॉन कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल है भाई, खास कुछ नहीं है, तो ज़्यादा घुसने की मेहनत मत करना, और यूपीएससी इतना घुस के पूछता भी नहीं है। आगे है फार्माशोपिया, कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, बस उसी के रिलेटेड बात है। तो भाई ये सबऑर्डिनेट ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसका मेन काम क्या होता है, तो ये ड्रग टेस्टिंग एजेंसी की तरह काम करता है, पूरे लेबोरेटरी भी होती है इसके साथ,
और ये रेफरेंस करता है रॉ मटेरियल को भी, कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। और एट लास्ट ये मेंटेन करता है स्टैंडर्ड्स फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ओके डन, इतना ही है, ठीक है। अलग इसके अंदर देखो एक अलग बॉडी, मतलब सॉरी, एक दूसरी भी बॉडी है अलग से, इंडियन फार्मासोपिया कमीशन, जो कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। इसको और इसको दोनों को जोड़ना मत, ठीक है, दोनों अलग अलग है। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आती है, जबकि वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। ये आईपीसी है, जबकि ये है पीसीआई एमएच, मेडिसिन एंड होम्योपैथी, फार्मासोपिया कमीशन फॉर इंडिया एंड इंडियन फार्मासोपिया कमीशन, बोथ आर डिफरेंट। ओके, जनरल बातें थी। फिर है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये क्या है भाई? तो आपको कोई भी चीज़ें ऑनलाइन चाहिए होती है, ये उसका काम करता है, दैट्स इट, इट इज़ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो जितने भी हमारे कॉमर्स वाले हैं, मतलब व्यापारी हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, जो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, उन सारों को ये ऑनलाइन जोड़ देता है, उनकी सारी की दुकान ऑनलाइन आ जाती है। जोमेटो के जैसे, जैसे होटल से जोमेटो पे ऑनलाइन आ गई, आपको कुछ चाहिए तो आप ऑर्डर करो और मंगवा लो। सेम काम करता है ONDC, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। ये भी वही करता है कि आपका जो भी सामान है आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। जोमेटो जैसे आप होटल भी, इधर से होटल के सामान भी आप मंगवा लेते हो, दैट्स इट। ये किसका इनिशिएटिव है? तो DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो ONDC है वो इनक्रोट हुआ है एज ए सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और हाँ, ये किसको फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ओके, हटाइए, ठीक है। हाँ, न्यूज़ में क्यों था भाई? तो ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके चलते इनको नेशनल अवार्ड्स मिला था ई गवर्नेंस के ऊपर, बाई डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ओके, आगे देखते हैं। फिर हाउस होल्ड सेविंग रेट। इन शॉर्ट देखो, जो भी हम हाउस होल्ड खर्चा करते होते हैं उसको उनकी इनकम में से माइनस कर दो, फिर जो सेविंग करे वो है हाउस होल्ड सेविंग रेट। मतलब इन शॉर्ट हाउस होल्ड कितना बचा रहा है, दैट्स इट। तो रेशियो एक्सप्रेस टू रेशियो ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स टू GDP, ठीक है। तो समझ लीजिए मेरी 100 रुपये इनकम थी, 100 रुपये में से हाउस होल्ड है मेरा पूरा का पूरा, 10 रुपये मैंने बचा लिए, ठीक है। और वैसे सब का टोटल पूरे इंडिया में जो जो भी बता रहे हैं सब का ये टोटल मारेंगे, और फिर वो GDP के साथ कितना बन रहा है उसको हम बोलेंगे हाउस रेट सेविंग रेट, ठीक है। समझ लीजिए GDP 100 रुपया है और जो सेविंग है वो 50 है, तो आपका टोटल कितना निकलेगा? सेविंग रेट 50, 100 में से 50 मतलब 50% आपका सेविंग रेट है। ओके, दो टाइप की सेविंग हो सकती है, एक तो फाइनेंशियल सेविंग कि आपने कोई करेंसी डिपॉजिट इंश्योरेंस के अंदर पैसा डाल दिया है, और दूसरा हो सकता है आपका फिजिकल सेविंग, मतलब कि आपने गोल्ड सिल्वर जैसी चीज़ों में पैसा डाल दिया है। ओके, न्यूज़ में क्यों था? जो हाउस होल्ड सेविंग रेट है हमारा वो इंक्रीज़ किया है फ्रॉम 10 to 11.5। ओके, नॉर्मल। फिर है सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम। अभी देखो, जो भी पेंशन अभी आप पहले से चल रहा है ना, अब ये पेंशन किसी भी बैंक के अंदर, किसी भी ब्रांच के अंदर और किसी भी कंट्री के कोने में आप ले सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। अब पेंशन पेमेंट सिस्टम को हमने सेंट्रलाइज कर दी है, मतलब पूरा का पूरा इस्टेब्लिश हो गया है। और ये किसने बोला? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने अप्रूव किया है इसको। ओके, हटा दीजिए। और हाँ, इट इज़ लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ EPO सेंट्रलाइज IT एनेबल सिस्टम साइज 2.0। ओके, सॉरी 2.01। और ये भाई एक नया ट्रांजिशन, नेक्स्ट फेज़ है आधार अनेबल्ड, जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम करते हैं उसका एक न्यू ट्रांजिशन। इन शॉर्ट भाई आपको रखना है कि भाई कहीं से भी कुछ भी कहीं आप करवा सकते हो अपना पेंशन। फिर आखिरी पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव है। इसमें बस कुछ नहीं है, जो पोषण इनिशिएटिव है ना हमारा, उसको ये देखता है कि हाँ कैसा चल रहा है, दैट्स इट, ठीक है। मॉनिटर मिशन पोषण 2.0, दैट्स इट। पोषण, इसके ऊपर बेनिफिट देखें तो 1.3 मिलियन जितनी आंगनवाड़ी ऑलरेडी वर्क कर रही है, 101 मिलियन जितने बेनिफिशियरीज हैं। इसका मेन टारगेट क्या है? तो स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट को टारगेट करना। स्टंटिंग मतलब जिसकी हाइट छोटी रह जा रही हो, वेस्टिंग मतलब हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट ना हो, अंडरवेट मतलब जितना होना चाहिए वेट उतना वेट ना हो, ठीक है। देखो ये वेस्टिंग और अंडरवेट में कन्फ्यूजन मत होना। अंडरवेट क्या होता है? हर एक एज के मुताबिक एक वेट डिसाइड होता है कि भाई समझ लीजिए कि 10 साल के आप हो रहे हो तो आपका 20 किलो तो होना ही चाहिए, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। और वेस्टिंग मतलब क्या है? ये हाइट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपकी हाइट भाई 5 फीट है, पर आपका जो वेट है, समझ लीजिए 5 फीट भी नहीं, 4 फीट रखो, आपकी हाइट 4 फीट है पर आपका वेट 80 kg है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम वेस्टिंग। मतलब कम है, हाँ ये मैंने ज़्यादा का दिया,
आप कम लेना है कि हाइट आपकी 5 फीट है बट आपका वेट 20 किलो ही है, तो वैसे को बोलते हैं हम वेस्टिंग, कि हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट है वो कम हो। ओके, नॉर्मल, ये सबको ट्रैक करता है ये पोषण इनिशिएटिव। आगे देखते हैं। अगेन ये भी न्यूज़ में क्यों था, तो इनको भी भाई अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, जो ऊपर हमने देखा ना ONDC वाला, सेम। फिर आखिरी है इंडिया ग्राफाइन इंजीनियरिंग इनोवेशन सेंटर, कहाँ पे बन गया है भाई, तो केरला के अंदर ये बनाया हुआ है हमने। ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये ग्रेफाइन की टेक्नोलॉजी ऊपर काम करती है कि ग्रेफाइन को और हम कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, बस वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमर्शलाइजेशन का काम है। एंड इट इज़ अर्लियर मीटी हैड लॉन्च द फर्स्ट ग्रेफाइन सेंटर इन इंडिया, इनोवेशन सेंटर IICG इन केरला। ओके, बकवास बात है, ठीक है। चलिए, अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से न्यूज़ है VO चिदम्बरम पिल्लाई के ऊपर। देखो, जो स्वदेशी मूवमेंट चली थी उनमें ये काफ़ी अच्छे से उभर के आए थे और वन ऑफ द मेन पार्टिसिपेंट्स थे स्वदेशी मूवमेंट के। ये डिसाइपल थे लोकमान्य तिलक जी के, और इन्होंने ही स्वदेशी मूवमेंट के दौरान पहला अपना स्वदेशी शिप बना दिया था। स्वदेशी शिप, फर्स्ट इंडियन टू रन स्वदेशी शिप। इनको पॉपुलरली हम कपलोतियम तमिलियन बोलते हैं, तमिलियन। एंड दूसरा हम बोलते हैं सेकिजूथा सेम्मल। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, आई एम नॉट एट ऑल गुड एट दैट, बट सॉरी। भाई सबसे पहला जो नाम था उनका मतलब क्या है, तमिलियन हु रेंट द शिप, और दूसरा जो नाम था उसका मतलब है जेंट्री हु सफर्ड एट ऑयल प्रेस। ओके, दूसरा क्या क्या किया इन्होंने भाई, इन्होंने जो तूतीकोरिन कोरल मिल स्ट्राइक थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लीडरशिप भी ली थी। इन शॉर्ट क्या था कि जो वर्कर सब साथ हो जाओ ये स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, और जो ब्रिटिशर्स गलत काम कर रहे हैं उनके सामने आवाज़ उठाइए। ओके, दूसरा क्या किया था, तो इन्हीं के दौरान इन्होंने स्वदेशी संगम, इनके दूसरे साथी से सुब्रमण्यन शिवा, उनके साथ मिलकर उन्होंने स्वदेशी संगम करके एक ब्रांच खोल दी थी। मेन फोकस यही था स्वदेशी रिमूवमेंट को बढ़ाना। फिर उन्होंने नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज बनाई थी जिसका नाम था स्वदेशी स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी, तुतीकोरिन के अंदर। ओके, तो मेनली आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, स्वदेशी संगम किसने बनाया था, फिर नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज किसने बनाया था, तुतीकोरिन कोरल मिल स्ट्राइक के अंदर कौन लीडरशिप लिया था, फिर फर्स्ट इंडियन कौन थे स्वदेशी शिप को चलाने वाले, तो सबके सब VO चिदम्बरम पिल्लाई। ठीक है, मेंस में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है उनमें भी ये काम आ सकते हैं, और प्रीलिम्स का मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। ठीक है, दूसरा भी है इनके लिटरेसी वर्क्स। इन्होंने कमेंट्री दी है थिरुकुरल और थोलका PM के ऊपर। ये हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और दूसरा उनका 2 वर्क है, मेयरम और मेयरिवो। ठीक है, अगेन प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, माफ़ कीजिएगा। चलिए, ठीक है, इतना ही था आज के न्यूज़ के लिए। अगर आपको पसंद आया तो यार लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उससे मोटिवेशन प्रोवाइड होता है। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अगर जो अपने आंसर भेजते हो वो टेलीग्राम का चैट ग्रुप होता है, वहाँ पे भेजिएगा तो ही मैं देख पाऊँगा, बाकी मैं देख नहीं पाऊँगा, आप भेज भी नहीं पाओगे। ठीक है, और ये रहे आपके आज के क्वेश्चन, अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।